सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एफ आई बी कॉम का जो हमारा बेसिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है सेटेरिस पेरिबस, उसका आज हम लोग लास्ट लेक्चर लेने वाले हैं, लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर आज हम लोग दो टॉपिक्स देखेंगे, लिमिटेशन एंड क्रिटिकिज्म ऑफ सेटेरिस पेरिबस। ठीक है, कि उसकी क्या लिमिटेशन है और क्या क्रिटिकिज्म दी गई है इस अजम्पशंस के बारे में। तो पहले ही बता दूं, ये मॉड्यूल 1 हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 2, एंड हम लोग जो है एज़ पर जो NEP 2020 जो आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके हिसाब से पढ़ रहे, जो न्यू सिलेबस आया है तो वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ सेटेरिस पेरिबस ये पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन है इस सेटेरिस, ये जो अजम्पशन की क्या क्या लिमिटेशन है। ठीक है, तो देखो ये जो सेटेरिस पेरिबस, ये जो अजम्पशन है, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कॉम्प्लेक्सिटी। यानी क्या कि देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो, इकोनॉमी जो है असली में, देखो इकोनॉमिक जो है रियलिटी में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे नेशनल इकोनॉमी को आप देखोगे, आपकी देश की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बड़ी है, आपको उसको मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, उसमें काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स है। जैसे अगर आप चाहते हो कि आप देखना चाहते हो कि कैसे जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड किस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक इनकम जो है वही मतलब इनकम, मतलब सॉरी इनकम बोल दिया, सिर्फ आपका जो प्राइस है वो डिटरमाइन नहीं करता है कि आपकी जो डिमांड होगी वो कितनी होगी। अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे इनकम हो गया, प्रेफरेंस हो गया, जो चॉइसेस होते हैं या फिर जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, और ऐसे अदर जितने भी फैक्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो रहती है वो एक पर्टिकुलर सिर्फ एक वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ऐसे ही अदर वेरिएबल्स जो रहते हैं उनको भी बहुत सारे ढेर सारे, एक से ज़्यादा जो वेरिएबल्स है वो कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब ऐसे टाइम पर इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को हम समझने के लिए अगर सेटेरिस पेरिबस का इस्तेमाल करें और बोले कि बाकी सारे जो अदर जो मतलब कंडीशंस है उनको इक्वल और कांस्टेंट ले ले और तब हम स्टडी करें, तो ऐसे टाइम पर यहाँ पर जो आ जाता है, यहाँ पर जो हमको आंसर आता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके अंदर रियलिज्म नहीं हो जाता है, काफ़ी डिग्री तक वो रिड्यूस हो जाता है, उसमें रियलिज्म खत्म हो जाता है, वो एक रियलिटी नहीं दिखाता है, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी सारे जो अदर फैक्टर्स उनको कांस्टेंट ले लिया रहता है। ठीक है, तो बिसाइड होल्डिंग ऑल अदर वेरिएबल कांस्टेंट कैन बी चैलेंजिंग, स्पेशली व्हेन मल्टीपल फैक्टर इंटरैक्ट। जब बहुत सारे अदर फैक्टर्स एक साथ आ जाते हैं तो ऐसे टाइम पर अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है रियल वर्ल्ड वेरिएबिलिटी। ठीक है, कि मतलब आपको पता है वेरिएबल क्या होता है, कि जो चेंज होते जाता है, और आपको पता है आपकी जो इकोनॉमी है वो भी चेंज होते जाती है। आज आपकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ऊपर जा रही है, कल इकोनॉमी नीचे भी जा सकती है, वो उसके भी अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इकोनॉमी डायनेमिक होती है, डायनेमिक मतलब चेंज होते जाती है हमेशा। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस गिवन अ डायनेमिक इकोनॉमी एंड सोसाइटी वी कैन नॉट ट्रूली अज्यूम ऑल अदर थिंग बीइंग इक्वल। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बाकी सारी चीज़ें उतनी ही रहेगी। जैसे अगर मान लो आज आपकी नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा है, कल हो सकती है आपकी नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा कम भी हो जाए। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि सारी चीज़ें उतनी की उतनी ही रहेगी हमेशा। तो अज्यूम करना ही मुश्किल हो जाता है कि अदर थिंग बीइंग इक्वल। ठीक है, तो ये अजम्पशन मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड जो है हमेशा चेंज होते जाता है, कभी भी रुकता नहीं है, एक कांस्टेंट नहीं रहता। ओके, तीसरा है लेयरेड आर्गुमेंट। ठीक है, लेयरेड आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम मल्टीपल सेटेरिस पेरिबस के जो आर्गुमेंट्स होते हैं स्टैकअप हो जाते हैं। मतलब क्या, जैसे मान लो आपने एक सेटेरिस पेरिबस का बनाया मतलब थ्योरी, कि जैसे प्राइस जो रहेगा वो डिमांड को कंट्रोल करेगा, डिमांड को कंट्रोल करेगा। ठीक है, फिर आपने दूसरा बनाया कि जो इनकम है वो आपके कंजप्शन भी देखोगे तो वो एक टाइप से डिमांड की जैसा ही हो जाएगा, तो वो उसको कंट्रोल करेगा। और जब आप सबको मिलाओगे तो आप देखोगे कि आपकी प्राइस जो है वो कम हो गई, तो आपकी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, बट यहाँ पर देखोगे तो आपकी इनकम जो है वो भी कम हो गई है, तो इस हिसाब से आपकी कंजप्शन भी कम हो गई और डिमांड भी आप कम ही कर रहे हो। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, जब एक साथ बहुत सारे डाटा एक साथ आप लेके आने की कोशिश करते हो, अलग अलग सेटेरिस पेरिबस के जो आपने आर्गुमेंट्स बनाकर इकट्ठा किए इन्फॉर्मेशन, जब एक साथ इकट्ठा करते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब जो आंसर मिलता है वो रियलिटी से मैच नहीं कर पाता है। ठीक है, और आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो इट्स सिम हाईली इन probable that the solution collected from bit by bit analysis of problems can be reliable। ठीक है, ये हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, जो भी हमको डाटा मिलेगा तो मतलब सिर्फ उसको रेफरेंस के लिए लिया जा सकता है कि हाँ इतना होगा, बट उसके ऊपर आप पूरा रिलाई नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद आगे बोला गया था चैलेंज ऑफ होल्डिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट, कि देखो हम असली में जो बाकी के जो वेरिएबल्स उनको कांस्टेंट नहीं कर सकते। तो आप मतलब कह सकते हो ये जो सेटेरिस पेरिबस का जो अजम्पशन है, अगर हम इसको इस्तेमाल करते, लेकिन क्योंकि हम असली में बाकी अदर फैक्टर को कांस्टेंट रख ही नहीं पाते, तो इससे जो हमको सोल्यूशन मिलेगा वो भी गलत ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो डिफिकल्टी विद द सेटेरिस पेरिबस इज द चैलेंज ऑफ होल्डिंग ऑल अदर वेरिएबल कांस्टेंट इन एन एफर्ट टू आइसोलेट व्हाट इज ड्राइविंग चेंज। मतलब क्या कि एक वेरिएबल को आइसोलेट करने के लिए हम बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब करना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, ये लिमिटेशन है।
उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है आखिरी जो लिमिटेशन है वो है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्क बर्ग्स, मतलब बेसिकली ये लिमिटेशन का नाम नहीं है, मतलब इनके हिसाब से इनकी जो ये जो कहता है कि इनके हिसाब से कौन सी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है सेट्रेस पेरिबस का, वो ये है कि देखो आप जो है मतलब ये एक डेंजरस काम है कि आप चाहते हो क्या कि आप एक आपके पास एक नोन इंटरनल वेरिएबल है, मान लो जैसे आपके पास प्राइस की डाटा है कि प्राइस जो है अभी इतना है और बाद में इतना होने वाला है, ठीक है, आपके पास प्राइस की डाटा है और इस नोन नॉलेज से आप एक अननोन एक्सटर्नल जो वेरिएबल है उसकी डाटा निकालना चाहते हो, ठीक है, मतलब जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता और इस अनो मतलब ये जो जिसके बारे में आपको पता है नॉन नॉलेज की मदद से आप एक अननोन नॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, तो ये काफ़ी डेंजरस अटेम्प्ट होता है प्रिडिक्ट करने जो उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने का, कि हो सकता है आपको गलत वेरी मतलब आंसर भी मिल जाए, ठीक है, कि आप मान लो इन्फॉर्मेशन निकालते हो कि ये अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ने ही वाली है, बट ज़रूरी नहीं है वो बढ़ेगी क्योंकि वो आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो कुछ बढ़ भी सकती है, हो सकता है अदर फैक्टर्स की वजह से वो कम भी हो जाए, ठीक है, तो ये मतलब इनका यही कहना है कि मतलब एक्सटर्नल जो मतलब जो एक्सटर्नल का यहाँ पर अननोन वेरिएबल बोला गया है, मतलब कह सकते हो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो चेंज होने वाला है, वेरिएबल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द नॉलेजेबल, यानी कि मतलब जो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, इंटरनल मतलब बेसिकली नो वन कह सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो चेंज हम करने वाले हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जैसे प्राइस को हम चेंज करके चेक करेंगे तो ये उस नोवन वेरिएबल की वजह से हम ये जो अननोन वेरिएबल है इसके बारे में नॉलेज निकालना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस काम है, मतलब कि हम गलत आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये लिमिटेशन है इसकी। उसके बाद देखो क्रिटिकिज्म बताया गया है सेट्रेस पेरिबस का कि इसकी क्या-क्या जो अलग-अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बोला मतलब बुराइयाँ निकाली कि हाँ, ये इसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला था कि जैसे आपने देखा था बेनिफिट्स के हमने अंदर देखा था कि ओवरकम इम्पॉसिबल सिनेरियो, कि ये जो सेट्रेस पेरिबस है ये मदद करता है ओवरकम करने में इम्पॉसिबल सिनेरियो जो कि असली में हो नहीं सकते। तो अब ऐसे मतलब पहली बात तो यही सबसे बड़ा इसका मतलब क्रिटिकिज्म है कि ये जो सेट्रेस पेरिबस है ये इम्पॉसिबल सिनेरियो को करता है जो कि असली में हो ही नहीं सकता, तो इससे जो आंसर आएगा वो भी गलत ही होगा। तो मतलब यही बोला गया है कि सेट्रेस पेरिबस assumption आर एट द हार्ट ऑफ नियरली ऑल mainstream microeconomic and macroeconomic model. Some critics of the mainstream economics point out that the ceteris paribus give economists the excuse to bypass the real problem about human nature, मतलब क्या कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं जो मेन स्ट्रीम मतलब बेसिकली जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या फिर जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं जो मतलब कह सकते हो जो पुराने जो इकोनॉमिस्ट थे जो पुराने स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, वो जो इकोनॉमिस्ट है वो ये कहते हैं कि देखो जो भी मतलब इकोनॉमिस्ट जो है ये असम्पशन का इस्तेमाल करते हैं उन लोग बस यही करना चाहते हैं कि जो रियल प्रॉब्लम आ रही है ह्यूमन नेचर को स्टडी करने की उसको वो बाईपास करना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है स्टडी करना, इसीलिए वो इस असम्पशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक्सक्यूज़ दे सके इसको बाईपास करने का मतलब हटाने का इसकी स्टडी को, ठीक है, जिसकी वजह से गलत गलत मतलब इन्फॉर्मेशन आएगी, मतलब कह सकते हो गलत सोल्यूशन हमको मिल सकता है। Though this can be benefit for theoretical application, this scenario also may never play out in the real world। मतलब क्या कि ये जो आपके मतलब सिनेरियो जो बनेंगे अपने सेट्रेस पेरिबस की मदद से वो हो सकता है आपको थेरोटिकली एप्लीकेबल दिखे, बट हो सकता है कि ये जो सिनेरियो वो कभी ज़िंदगी में असली में हो ही ना पाए रियल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, तो द assumption may represent impossible situation which may hold like little to no analytical value। दिस राइज द क्वेश्चन एज टू हाउ एप्लीकेबल सम फाइंडिंग में बी, कि मतलब किस तरीके से हम जो है मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि जो डाटा हमको मिलता है वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो सही हो, और ऐसे टाइम पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो हमको डाटा मिला है उसके अंदर कोई वैल्यू है भी कि नहीं है, ऐसे फालतू में आंसर मिला है, ठीक है। तो लेट अस गो बैक टू द एग्जांपल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। यहाँ पर एग्जांपल वापस वही सारी चीज़ें दी गई है कि देखो लिया गया है कि वन ऑफ द फेवरेट यूज़ ऑफ सेट्रेस वेरिएबल्स, जहाँ पर मतलब डिमांड लॉ सप्लाई एंड डिमांड के अंदर ही ज़्यादातर ये इस्तेमाल किया जाता है। तो एवरी इंडक्टरी टेक्स्ट बुक मतलब कहीं पे भी देखोगे तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स शो स्टैटिक सप्लाई एंड डिमांड चार्ट, वहाँ पर आपको दिखेगा कि प्राइस आर गिवन बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, दैट इज एट अ गिवन प्राइस कंज्यूमर जो रहेगा डिमांड करेगा एंड प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा सर्टेन अमाउंट। दिस इज अ नेसेसरली स्टेप एटलीस्ट इन दिस फ्रेमवर्क सो दैट इकोनॉमिक कैन अज्यूम अवे द डिफॉल्ट इन प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस, ठीक है। However, prices are not a separate entity in the real world of producer and consumer. Rather, consumer and producer themselves determine price based on how much they subjectively value the goods in question
वर्सेस द क्वांटिटी ऑफ मनी ऑफ विच इट इज़ ट्रेडेड। मतलब क्या यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो नॉर्मली आपका ये जो डिमांड एंड सप्लाई है वहाँ पर वो जो फॉर्मूला है, वो जो मॉडल है, वो ये बोलता है कि आपका जो प्राइस है वो डिटरमाइन कौन करता है, जो मतलब कंज्यूमर रहते हैं वो मतलब कंज्यूमर जो रहते हैं उसके जो प्राइस है और मतलब प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डिटरमाइन कौन करता है, कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है। ठीक है, जितनी डिमांड ज़्यादा होगी उतनी जो है उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, मतलब उसके प्राइसेस भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। ठीक है, अगर मान लो डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस जो रहेगी वो भी ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, मतलब प्राइस ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा डिमांड करे, मतलब जो सप्लाई रहेगा वो ज़्यादा सप्लाई को जो है क्वांटिटी को जो है वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। और अगर प्राइस कम है तो ऐसे टाइम पे जो लोग हैं वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे, क्वांटिटी को परचेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब उसके अंदर यहाँ पर ये दिखाता है, मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड ज़्यादा दिखाता है कि अगर प्राइस के अंदर चेंजेस आ जाएंगे तो उसी हिसाब से हो जाएगा। बट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू भी डिसाइड की जाती है कि अगर कोई प्रोडक्ट है और वो उसके अंदर मतलब कोई कचरा है। ठीक है, अब कचरा अगर मान लो कचरे को फोकट में भी बेचोगे तो कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने में वो मतलब उसकी प्राइस कितनी होने वाली है। ठीक है, और ये जो प्राइस है डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करते हैं जो कंज्यूमर होते हैं और जो प्रोड्यूसर होते हैं, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगर प्रोड्यूसर जो रहता है उसको लगता है ये जो सामान है ये जो है ये 1000 रुपये का सामान है तो वो 1000 रुपये में बेचता है, और जो कंज्यूमर है उसको लगता है नहीं ये 800 का है तो वो बार्गेन करके उसको बोलता है कि मेरे को 800 में ही दो, क्योंकि मेरे को ये 800 का ही सामान लग रहा है, उसके लिए उतनी ही वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर कह सकते हो मतलब यही मतलब है कि वैल्यू जो है वो एक उसकी मतलब कि प्राइस जो है उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी वैल्यू के उस पर्सन के लिए, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के लिए। उसके बाद देखो दूसरा जो यहाँ पर क्रिटिसिज्म बोला गया है वो है डिलीट लॉजिकल वैल्यूज़। मतलब क्या, यहाँ पे लॉजिकल वैल्यूज़ को कम कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर कह सकते हो कि जो मतलब असम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। यहाँ पर लॉजिक होते ही नहीं कि मतलब आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि जो अदर फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, असली में ऐसा नहीं हो सकता। तो वही यहाँ पर है कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो एडमिट करते हैं, मानते हैं कि जो सेटर्स वेरिएबल्स है ये काफ़ी ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक है, एंड येट वो जो है मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं इस असम्पशन का, ताकि वो जो है लॉ डिमांड एंड सप्लाई वो सारी चीज़ें, यूटिलिटी वो सारी चीज़ें निकाल सके। ठीक है, तो मतलब ये जानते हुए भी वो इस्तेमाल करते हैं। बट जो ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट जो है बेसिकली ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है इकोनॉमिक्स का, जो कि बिलीव करता है कि देखो जो सेटर पेरिबस असम्पशन जो है वो कुछ ज़्यादा ही हमने फार मतलब कुछ ज़्यादा ही आगे हमने बढ़ा दिया है। मतलब रहता है ना कि हम कुछ ज़्यादा ही आगे लेके चले गए इसको। ठीक है, तो मतलब कुछ ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ाकर हमने रख दिया है कि हाँ भाई इसके अंदर सारी चीज़ें मान ली जाएंगी। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमिक फ्रॉम अ यूजफुल लॉजिकल सोशल साइंस इनटू अ सीरीज ऑफ मैथ प्रॉब्लम। ठीक है, कि हमने क्या कर दिया कि इसको हमने इकोनॉमिक को एक यूजफुल लॉजिकल सोशल साइंस को चेंज करके हमने इसको एक मैथ प्रॉब्लम बना दिया है, जिसके अंदर ओमिट हमने ह्यूमन एलिमेंट को हटा दिया कि इंसान किस तरीके से बिहेव करता है, ये सारी चीज़ों को हमने हटाकर सिर्फ एक ये डाल दिया कि हर एक चीज़ जो रहेगी वो एक रैशनल और एक स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक लॉ के हिसाब से ही चलेगी, मैथ के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, यहाँ पर लॉजिकल सोशल साइंस किसी काम का नहीं रहेगा, कोई भी मतलब ह्यूमन नेचर नहीं रहेगा, सारी चीज़ें जो अपने मैथ प्रॉब्लम के हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से चलेगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक को हमने मैथ प्रॉब्लम बनाकर रख दिया, यही मतलब ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट का कहना था। मतलब ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है ऑस्ट्रियन, जैसे अपना न्यू क्लासिकल है ना, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, केनेशियन स्कूल ऑफ थॉट, तो वैसे ये भी ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ थॉट है। ओके, तो इनका ये कहना था। ओके, ये मतलब लॉजिक का हमने हटा ही दिया इकोनॉमिक्स से, कि मतलब लॉजिकल सोशल साइंस को हटा ही दिया हमने, यहाँ पर हमने सिर्फ मैथ प्रॉब्लम्स डाल दिए जो कि एक मतलब खाली हाइपोथेटिकली सारी चीज़ें करते हैं। ओके, अब उसके बाद आगे तीसरा यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म बताया गया वो है मे ओवर शैडो व्हाट शुड बी एनालाइज्ड। मतलब क्या, यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो ज़रूरी नहीं है कि आप जो वेरिएबल को उठा रहे हो आइसोलेट करके स्टडी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो जो आप स्टडी कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल ही हो सकता है, आप जिसको स्टडी करो वो गलत वेरिएबल और जिसको करना चाहिए था उसको आप मिस कर दो। ठीक है, आइसोलेट करने के चक्कर में। तो यही बोला गया कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट फ्रैंक सोल्टर रोड दैट द सप्लाई डिमांड फ्रेमवर्क इज डिटैचड फ्रॉम द फैक्ट ऑफ रियलिटी। मतलब उनकी एक बुक थी जिसमें इन्होंने बताया था कि जो अपनी जो डिमांड सप्लाई डिमांड का ये जो फ्रेमवर्क है ये असली में रियलिटी से अलग है, मतलब असली में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वही बोला है कि रैदर देन सॉल्विंग इक्विलिब्रियम सिचुएशन ही आर्ग्यूड कि मतलब स्टूडेंट को ये पता चलना चाहिए कि प्राइस आखिर पहले बनता कैसे, प्राइस को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। क्या इस हिसाब से कि डिमांड ज़्यादा है तो हम प्राइस को भी ज़्यादा, मतलब प्राइस डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस को भी ज़्यादा करेंगे, डिमांड कम है तो प्राइस को भी कम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब असली में देखो तो अलग तरीके उल्टा है कि वहाँ पर अगर मान लो प्रोडक्ट की जो है रॉ मटेरियल का प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो आप प्रोडक्ट को भी महंगा कर देते हो। ठीक है, तो अलग अलग अदर फैक्टर्स होते हैं, उनके बारे में हमें पहले बताना चाहिए। तो ही क्लेमेड एनी सब्सिक्वेंट कंक्लूजन और पब्लिक
और पब्लिक पॉलिसीज ड्राइवेड फ्रॉम दिस एब्स्ट्रैक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड आर नेसेसरली फ्लॉवेड। ये मतलब गलती होते हैं, मतलब ये जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं सप्लाई का, वो सप्लाई और डिमांड का, वो गलत होते हैं इनके हिसाब से था। ठीक है, तो मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब हम एनालिसिस जो कर रहे हैं वो गलत हो जाता है हमसे। उसके बाद देखो आगे बोला गया है, ये आगे लिखा है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लाइक प्राइस में क्या होता है कि मेनी अदर फैक्टर दैट अफेक्ट द इकोनॉमी और फाइनेंस आर कंटिन्यूस इनफ्लक्स। इंडिपेंडेंट स्टडी और टेस्ट में अलाउ फॉर द यूज ऑफ द सेटल प्रेशर बट इन रियलिटी विथ समथिंग लाइक द स्टॉक मार्केट। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में देखोगे तो वहाँ पर आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि बोल नहीं सकते अदर थिंग बीइंग इक्वल। ठीक है, कि बाकी सारी चीज़ों को आप कॉन्स्टेंट नहीं ले सकते शेयर मार्केट के अंदर। वहाँ पर देर आर टू मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टॉक प्राइसेस। कि मतलब जैसे अगर एक इंसान की टेंडेंसी होती है, जैसे अगर मान लो प्राइस कम हो रहा है तो लोग को लगेगा कि हाँ भाई प्राइस कम हो रहा है। कुछ लोग होंगे प्राइस कम होगा तो वो सोचेंगे मैं बेच दूँ, ठीक है, अपने स्टॉक को, वो डर के मारे सोचेंगे बेच देता हूँ नहीं तो और लॉस हो जाएगा। वहीं पे कुछ लोग होंगे प्राइस कम होगा तो वो बोलेंगे एक काम करता हूँ मैं और प्रोडक्ट और ज़्यादा स्टॉक को खरीद लेता हूँ कि बाद में जब बढ़ेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा और मेरा एवरेज कम होते जाएगा। तो मतलब ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग सोचेंगे। तो वहाँ पर आप एक वेरिएबल को कांस्टेंट नहीं ले सकते। तो वही बोला गया, यू कैन नॉट आइसोलेट जस्ट वन, द assumption मेड undermine analysis from focusing on the aspect of a situation that do not change in tandem with other variable। ठीक है, मतलब अदर वेरिएबल के साथ चेंज नहीं होती हो। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि मतलब सिंपली यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो है आपका ये जो एनालिसिस है ये सेटरेस पेरिबस की मदद से जो हम करते हैं वो गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप बाकी फैक्टर्स को आइसोलेट हर जगह नहीं कर सकते, जैसे स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर ये उसके बाद देखो फोर्थ क्रिटिसिज्म बोला गया, इग्नोर ह्यूमन नेचर एंड इमोशन। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि देखो अपना जो मतलब अब जो इकोनॉमिक्स बन चुका है वहाँ पर अब मैथ इंटेंसिव बन चुका है। यहाँ पर जो सोशल साइंस है उसको नॉर्मली हटा दिया गया है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से नहीं हटा गया है, इसको लगभग हटा दिया गया है कि अब हर चीज़ जो है वो जो है मतलब ह्यूमन नेचर को हटाकर मैथ इंटेंसिव बना दिया गया है, मैथमेटिकली इक्वेशन बनाकर। ठीक है, तो एज नाइस एज ब्लैक एंड वाइट वर्ल्ड वुड बी, द ट्रूथ इज देयर आर टू मेनी वेरिएबल टाइड टू ह्यूमन नेचर। मतलब क्या कि देखो हमारी जो इकोनॉमी है वो चाहती है कि हमारी इकोनॉमी ब्लैक एंड वाइट रहे, मतलब इक्वेशन रहे कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, बट रियलिटी नहीं है। असली में हमारी जो इकोनॉमी है वो अलग अलग कलर से बनी हुई है, यानी कि ह्यूमन नेचर से बनी हुई है कि आज कोई कोई डिसीजन लेगा तो कल कोई दूसरा डिसीजन ले सकता है। तो ह्यूमन्स आर नेचुरली अनप्रेडिक्टेबल एंड एक्ट इन रैशनल वे, ये इरेशनल वे कि वो मतलब इमोशन के हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक पर्टिकुलर रैशनल तरीके से डिसीजन ले कि प्राइस कम हुआ तो मैं प्रोडक्ट को खरीद ही लूँ। हो सकता है मान लो वो नहीं खरीदे, हो सकता है मान लो दुकान वाले से दुश्मनी हो उसकी तो हम बोले नहीं खरीदूँगा, चाहे फोकट में भी बेचेगा तो उसके पास नहीं जाऊँगा मैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो दो इकोनॉमिक लॉ में मेक सेंस, देयर आर सिचुएशन इन विच पीपल डू नॉट डू व्हाट इज थेरोटिकली द बेस्ट फॉर देम टू डू। जैसे मैंने अभी बताया कि मतलब फोकट में भी बेचेगा तो वो नहीं जाएगा उसके पास लेने के लिए। ओके, तो ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक्स के लॉ होते हैं वो मतलब हो सकता है कि असली में जो लोग हैं वो उस लॉ को फॉलो ना करें, कि असली में जो करना चाहिए था, जो बेस्ट तरीका होना चाहिए था करने का, वो लोग ना फॉलो करें और दूसरा जो कोई चीज़ करें। तो इन दिस केस जो आइटम्स रहेंगे लाइक द लॉ ऑफ सप्लाई और जो लॉ ऑफ डिमांड है वो टूट जाते हैं, मतलब वो काम के नहीं रह पाते एंड कॉज एनी एनालिसिस टू फल्टर। कि मतलब जो बाकी जैसे ऐसे जितने भी एनालिसिस हम करते हैं इन लॉस के हिसाब से वो भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इन रियलिटी देखोगे तो वन कैन नेवर अज्यूम कि जो बाकी जितने भी अदर थिंग्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो हम ये बोल नहीं सकते कि अदर थिंग हमेशा जो रहते हैं वो इक्वल ही रहते हैं। ओके, अब यहाँ पर लास्ट में बोला गया सिंस इकोनॉमिक वेरिएबल कैन ओनली बी आइसोलेटेड इन थेरी एंड नॉट इन प्रैक्टिस। कि हम देखो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को सिर्फ हम थेरोटिकली जो है सिर्फ आइसोलेट कर सकते हैं, असली में रियलिटी में नहीं कर सकते। तो सेटेरियस पेरिबस जो है वो ओनली हाईलाइट करता है टेंडेंसी को, नॉट एब्सोल्यूट को। मतलब सिर्फ ये दिखाता है कि एक इंसान किस तरीके से मतलब व्यवहार करेगा। ठीक है, ये असली में रियलिटी नहीं दिखाता कि ऐसे ही करेगा, वो सिर्फ मतलब एक प्रेडिक्शन दिखाता है कि ऐसा कर सकता है अगर इस तरीके से चीज़ें होगी तो। ठीक है, तो ऑल्सो द यूज ऑफ अजम्पशन ऑफ सेटरेस डज नॉट कंसिडर द सब्जेक्टिव वैल्यू ऑफ द कंज्यूमर में परस्यू। तो मतलब यहाँ पर हो सकता है कि अपना जो सेटरस पेरिबस है वो ऐसा कोई हमको प्रिडिक्शन दिखाए जो कि हो सकता है रियलिटी में जो कंज्यूमर है वो कभी ऐसा मतलब डिसीजन ले ही ना। ठीक है, तो द सेटरस पेरिबस जो है वो ट्रूली अनलाइकली ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। इट मे स्टिल बी यूजफुल इन टेस्टिंग वेरिएबल्स एंड डिटरमाइनिंग व्हाट कॉज आउटकम्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर भी अपना ये जो सेटरस पेरिबस है ये काम कर रहा है कि इसकी मदद से हम किसी भी वेरिएबल को टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं कि एक वेरिएबल की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके क्या क्या कॉजेस है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर बॉटम लाइन दिया गया है, मतलब लास्ट में कुछ बता दिया गया है कि देखो सेटरेस पेरिबल्स जो रहता है एक ब्रॉड टर्म है जो डिफाइन करता है वेरिएबल्स को, कि देखो वेरिएबल्स आर चेंजिंग और what variable remain the same is given situation. Often to isolate only one variable, economists cite ceteris paribus to clarify that their assumption on a given outcome are only valid if all other remain the same. मतलब क्या, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो नॉर्मली जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो इकोनॉमिक के जो उनके मॉडल्स होते हैं उसके अंदर वो कुछ वेरिएबल्स को आइसोलेट करके उनकी स्टडी करते हैं, उन वेरिएबल्स को ले लेते हैं एंड जो बाकी के जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनको उन वेरिएबल्स को रिमेन सेम बोल देते हैं कि उनमें चेंजेस नहीं आएंगे, सेटरेस वेरिएबल्स बोल देते हैं और तब जाके वो स्टडी करते हैं। कोई भी जो थ्योरी होती है, कोई भी मतलब जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ऐसे जो इकोनॉमिक मॉडल्स जो होते हैं वो ऐसा मतलब ज़रूरी होता है कि मतलब थोड़ा बहुत जो रियलिटी है उससे थोड़ी अलग होते हैं, मतलब पूरी तरह से रियलिटी को वो नहीं दिखा पाते हैं, थोड़े बहुत उसके अंदर गलतियाँ रहती है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत एब्स्ट्रैक्ट रहता है। बट यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रोफेसर फ्रेडमैन थे उन्होंने बोला कि जो ये जो मॉडल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, मतलब कुछ ज़्यादा ही ऐसा नहीं कि रियलिटी से लेना देना ही नहीं है उनको, ठीक है, तो थोड़े बहुत अगर एब्स्ट्रैक्ट रहता है तो चलता है, अपना ठीक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आज हमारा जो है ये अपना सेकंड चैप्टर जो है वो भी फिनिश हो जाता है सेटरेस पेरिबस का, एंड देन अब अपना थर्ड जो चैप्टर है वो फिनिश होगा, तो 1-2 दिन बाद जो है वो भी चैप्टर चालू हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देख सको, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड अपना फीडबैक दे देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर डाउट रहता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो आप अपना जो भी प्रॉब्लम रहेगा उस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर कोई छोटा प्रॉब्लम रहेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको बता दूंगा, ठीक है, तो आपको जो भी डाउट्स रहेंगे आप पूछ सकते हो। एंड आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये लेक्चर का पीडीएफ चाहिए स्टडी पर्पस के लिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन करके ले सकते हो, तो दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, 1-2 दिन बाद देख रहे हो, तो हो सकता है जो अपना थर्ड चैप्टर उसका भी लेक्चर चालू हो गया हो, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको राइट साइड में दिख जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप जो नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट में चेकआउट भी कर सकते हो एंड अगर होगी तो वहाँ पर देख भी सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।